चलिए तो फिर आज हम लोग बात करते हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग अपना टेक्निकल टॉपिक का सॉल्यूशंस की। तो ये आप लोग ने वीकली टेस्ट 20 दिया था, उसी के हम सॉल्यूशंस की बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशंस क्या है, क्या कहता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन 51 क्वेश्चन कह रहा है कि होलसम वाटर इज द वन विच डज नॉट कंटेन, यानी कि स्वास्थ्य जल वह होता है जिसमें नहीं होता है। तो अगर हम बात करें क्या नहीं होता है, ठीक। तो भाई बात करें अगर पैथोजेनिक बैक्टीरिया की हम बात करते हैं, तो पैथोजेनिक बैक्टीरिया की बात करें तो पैथोजेनिक यानी कि रोगजनक जीवाणु जिस भी पानी में होता था तो उसे हम क्या कहते थे, उसे हम कहते थे कंटेमिनेटेड वाटर, अगर ध्यान हो आपको। ठीक है। नेक्स्ट फिर बात करते हैं कि अगर कह दे कि हम सस्पेंडेड मैटर्स की बात करें, यानी कि निलंबित पदार्थ की। तो निलंबित पदार्थ, अगर किसी पानी में भी निलंबित पदार्थ हैं, यानी कि वो घुले हुए नहीं है, जैसा कि हम कहते हैं सिल्ट है, क्ले है, या फिर कोई भी मिट्टी उट्टी है, यानी कि मटमैला पानी होगा, तो उससे हमारा क्या होगा, होलसम वाटर नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, टर्बिडिटी उससे हमारी बढ़ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट अगर इसी तरह हम बात करते हैं, थर्ड जो हमारा ऑप्शन है डिजोल्व मैटर क्वांटिटीज, जो कि हार्मफुल हो मैन के लिए। ठीक। तो ऐसे हानिकारक घुलित घुलित पदार्थ की बात करें, तो हानिकारक घुलित पदार्थ हमारे जो होते हैं, तो उससे क्या होगा कि जो मतलब हमारे हानिकारक हैं घुलित पदार्थ हैं जो पानी में घुले हुए हैं, तो उनके कारण जैसे कि हमने देखा था कि घुलित पदार्थ हैं जो घुले हुए हैं, तो जैसे कि अगर कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट्स होंगे या कार्बोनेट्स हो, तो उनसे क्या होता था कि हमारा हार्डनेस कठोरता आ जाती थी। ठीक है। और या तो फिर कह दे कि हमारा एसिडिटी या तो बढ़ सकती है, या तो फिर हमारा क्या है गैसेस मिली होंगी तो एसिडिटी बढ़ जाएगी, या फिर एल्कलिनिटी बढ़ सकती है। तो ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसकी वजह से अब उसको हम होलसम वाटर नहीं कह सकते हैं। अच्छा, होलसम वाटर होता क्या है, तो होलसम वाटर की बात करें हम, तो होलसम वाटर हमारा क्या होता है कि ऐसा वाटर जो कि सेफ हो ड्रिंकिंग के लिए। ठीक है। तो उसी को हम लोग कहते हैं स्वास्थ्य जल, यानी कि पीने के लिए जो योग्य हो हमारा पानी। ठीक है। तो वो हमारा कहलाता है होलसम वाटर। अब ये तीन अगर ऑप्शन देखें हम, तो ये तीनों ऑप्शन नहीं होने चाहिए पानी में, तभी वो होलसम वाटर कहलाएगा। ठीक। तो हमारा क्वेश्चन भी यही कह रहा था, डज नॉट कंटेन, ठीक, नहीं होता है। तो भाई हम अगर हम नहीं की बात करें, तो हमारी ये तीनों ही चीज नहीं होनी चाहिए, तभी वो पीने योग्य पानी होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 52 क्वेश्चन की बात करें, वाटर सप्लाई इंक्लूड्स, यानी कि जल आपूर्ति शामिल होता है। तो अगर जल आपूर्ति शामिल की हम बात करें, तो अब उसमें जल आपूर्ति की अगर बात करते हैं, तो जल आपूर्ति में क्या होगा कि भाई कलेक्शन करना पानी को, रॉ वाटर, अगर हम कहें कच्चा पानी, तो कच्चा पानी का कलेक्शन करना, अब कहीं से भी नदी से या कहीं से भी हमारा कलेक्शन। दूसरा ट्रांसपोर्टेशन, अब उस रॉ वाटर को हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट यूनिट तक उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। ठीक है, उसका परिवहन करेंगे। देन फिर बात करते हैं, तब ट्रीटमेंट करते हैं उस पानी को, ट्रीटमेंट करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, वो भी कहाँ, कंज्यूमर्स को यूज करने के लिए। ठीक, उपभोक्ताओं का वितरण किया जाता है पानी का। देन प्रोविजन ऑफ हाइड्रेंट्स फॉर फायर फाइटिंग। अच्छा, यहाँ पे बात आती है कि हाइड्रेंट्स फॉर फायर फाइटिंग। ठीक, तो यानी कि जो हमारा है कि अग्निशमन के लिए भी पानी की व्यवस्था, हाइड्रेंट्स की। अच्छा, हाइड्रेंट्स होता क्या है हम बात करें फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हो, तो ये होता है हमारा हाइड्रेंट्स। ठीक है। ऐसे ये 4-4 5-5 फीट के पिलर्स होते हैं, जो कि क्या है फायर फाइटिंग के लिए रोड्स पे कुछ कुछ दूरी पे दिए जाते हैं। ठीक। जनरली ये इंडिया में आपको देखने को मिलेगा, यूरोप और मिडिल ईस्ट एशिया में ज्यादातर ये यूज किया गया, 18 सेंचुरी से चला आ रहा है, यूरोप वगैरह में देखते हैं तो ये हाइड्रेंट्स का फायर फाइटिंग के लिए लगाया जाता है कि कहीं भी आसपास जैसे आग हो, तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि इसमें पानी की ये व्यवस्था की जाती है कि सप्लाई दिया जाता है, जैसे कि ऑल टाइम पानी अवेलेबल हो, कि कभी भी हमें कोइंसिडेंटली जरूरत पड़े तो हम उसको यूज कर सके। तो फिर अब यहाँ पे हम देखते हैं अपने क्वेश्चंस में। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वाटर सप्लाई इंक्लूड्स, यानी कि जल आपूर्ति शामिल होता है। तो अब जल आपूर्ति में हमने देखा कि क्या क्या शामिल होगा, भाई कलेक्शन भी होगा, ट्रांसपोर्टेशन भी होगा, ट्रीटमेंट भी होगा उसका। ठीक है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रीटमेंट होने के बाद फिर डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाता है कंज्यूमर तक। और फायर फाइटिंग के लिए भी हमको फायर फाइटिंग के लिए भी जरूरत पड़ती है हाइड्रेंट्स में। ठीक, तो इसलिए हम इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर कहेंगे ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53। तो 53 में
पूछा क्या गया है, रेन इज कॉल्ड एज एसिड रेन, यानी कि हम ये कहें कि बारिश को अम्लीय वर्षा कब कहा जाता है। तो अम्लीय वर्षा कब कहते हैं, कि भाई हमें पता है कि अच्छा एसिड रेन कहा जा रहा है, यानी कि एसिड की बात की जा रही है। तो अगर हम एसिड की बात करें तो एसिड कब होता है, ठीक। तो हमें पता है कि जब पीएच मान हमारा जो है ना, पानी का पीएच मान कह दें, तो पीएच मान अगर लेस देन 7% हो गया, 7 सॉरी, ठीक है, लेस देन 7 हो गया पीएच मान, तो हमारा क्या होगा, पीएच की वैल्यू अगर लेस देन 7 हो गई तो यानी कि वो एसिड हो जाएगा। 7 न्यूट्रल वाटर होता है, और अगर 7 से ऊपर हो तो वो एल्कलाइन हो जाएगा हमारा, ठीक है, क्षारीय होगा, और अगर 7 से कम है तो वो हमारा अम्लीय हो जाएगा। तो यहाँ पे अब बात ये कर रहा है कि एसिड रेन, अच्छा हमने देखा था कि पीएच में ड्रिंकिंग वाटर के भी पीएच के लिए, तो ड्रिंकिंग वाटर अगर क्वालिटीज में हम जाते हैं तो ड्रिंकिंग वाटर के पीने यानी कि पीने योग्य जो पानी होता है तो उसका भी पीएच मान जो है ना चल सकता है, ठीक है, कितना 6.5 तक लगभग। तो नेक्स्ट अगर हम ये देखते हैं कि एसिड रेन की बात की जा रही है, तो सिमिलरली एसिड रेन, अच्छा एसिड रेन जो होता है तो उसमें वैसे तो एसिड रेन हमारा 7 से हमें पता है पीएच कम होगा तो एसिड होता है, बट यहाँ पे एसिड रेन कब कहते हैं, अगर पीएच की वैल्यू हमारी वाटर की, जो हमारा रेनिंग वाटर है यानी कि बारिश का जो पानी है, उसके पीएच की वैल्यू अगर 5.6 से कम होती है तो वो हमारा कहलाता है एसिड, एसिड रेन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शंस में 6 दिया है, अब भाई 5.6 की अगर हम बात कर रहे हैं तो 5.6 से तो ये ज्यादा है, तो ये तो एसिड रेन कहलाएगा नहीं। ऑप्शन सी देखते हैं 7, तो 7 भी नहीं हो सकता इससे कम, या फिर हम कहते हैं कि ऑप्शन 8.5 डी, तो वो भी नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 4.5, ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे 4.5 होगा। अच्छा अगर हम बात करें कि एसिड रेन की कारण क्या होता है, किस वजह से होता है, तो देखो एसिड रेन किस वजह से होता है, तो जो हमारे एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड है या पॉल्यूशन वगैरह के थ्रू सल्फर डाइऑक्साइड होता है तो वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, अगर वो बारिश के पानी में ही अगर मिल जाए वाटर में, तो उससे क्या होता है कि वो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है, सल्फ्यूरस एसिड सॉरी, ठीक है, सल्फ्यूरस एसिड बना लेता है प्लस हाइड्रोजन सेपरेट कर देगा, जस्ट लाइक ये आप देख रहे हो इक्वेशन जैसे, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि ये सल्फ्यूरस एसिड बाद में ये सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, जो आपका सल्फर ये SO2 होगा, ठीक है, SO2 आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, वही सल्फर ट्राइऑक्साइड जब वाटर से मिलता है तो सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है, और यही सल्फ्यूरिक एसिड जब बारिश के रूप में नीचे गिरता है तो उसी बारिश को हम कहते हैं एसिड, एसिड रेन, ठीक है। सिमिलरली या तो सल्फर की बात करें हम तो सल्फर ट्राइऑक्साइड जब वाटर से मिलता है, सिमिलरली अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी जब पानी से मिलता है तो वो भी क्या करता है नाइट्रिक एसिड बना लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जब नाइट्रिक एसिड बारिश के रूप में गिरता है तो वही हमारा अम्लीय वर्षा या फिर कहते हैं एसिड रेन कहलाता है। सिमिलरली अगर हम बात करें कि कार्बोनिक एसिड, ठीक है, तो CO2 की वजह से कार्बोनिक एसिड तो बनता है, लेकिन हमें पता है कि अगर एटमॉस्फेयर में हम बात करें तो एटमॉस्फेयर में CO2 की जो मात्रा है, CO2 का अमाउंट है तो वो बहुत ही कम है, अगर हम कहें तो 0.03% है, तो 0.3% एक ऐसा अमाउंट है जो कि नेग्लिजिबल है। तो इसके कारण क्या होता है कि CO2 के द्वारा जो कार्बोनिक एसिड बनता है तो उसकी हम बात करें तो इन कंपैरिजन टू अगर हम बात करें सल्फर सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, तो नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड में की कंपैरिजन में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत कम होती है, तो इसलिए कार्बोनिक एसिड बहुत कम मात्रा में होता है, तो वो एक नेग्लिजिबल अमाउंट होता है जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको तो नहीं हम मानते हैं, बट हाँ SO2 और जो NO2 है हमारा वो सबसे मेन कारण है किसके लिए, एसिडिक रेन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पर्पस ऑफ बेस्ट मैनेज्ड वाटर वर्क, यानी कि सर्वोत्तम प्रबंधित जल कार्य, अच्छा प्रबंधित जल कार्य की बात कर रहा है, ठीक है, तो सबसे अच्छा पर्पस क्या, उसका उद्देश्य क्या होगा, तो मेन अगर हम वाटर वर्क की बात करें जल कार्य की, तो जल कार्य को मैनेज करना है, वो भी बेस्ट उसका पर्पस पूछा है, तो पर्पस देखो क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं, रिड्यूसिंग प्रेशर ऑफ वाटर, हाँ प्रेशर अगर हम वाटर का कम कर दे तो भी ठीक है, कि उससे पाइप्स वगैरह की क्वालिटी हमें कम में भी चलेगा, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि इंक्रीज वाटर क्वालिटी, हाँ तो ये भी सही है बिल्कुल कहने को, कि भाई वाटर क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक। अगर हम कहते हैं कि रिड्यूसिंग ब्लॉकेज प्रॉब्लम,
बिल्कुल सही, ब्लॉकेज कहीं नहीं होना चाहिए। बट अगर हम कहें कि मेन हमारा पर्पस क्या होता है, बेस्ट मैनेज वर्क, यहाँ पे बात की जा रही है बेस्ट, तो अगर हम चारों में से बेस्ट आंसर की बात करें तो हमारा मेन पर्पस क्या होना चाहिए, रिड्यूसिंग लॉसेस, यानी कि क्षति, पानी की जितनी भी लॉसेस होते हैं तो उसको जितना कम कर सके वो हमारे लिए सबसे मेन होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम बात करेंगे, तो अगर बेस्ट मैनेज्ड वाटर वर्क की जल कार्य के लिए सबसे सर्वोत्तम हम बात करें तो सर्वोत्तम उद्देश्य हमारा क्या होना चाहिए कि हम क्षति को जितना कम कर सके, लॉसेस को हम जितना कम कर सके उतना बेटर है। ठीक है, तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, रिड्यूसिंग लॉसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाटर इज कंटेमिनेटेड इफ इट कंटेन्स, यानी कि पानी दूषित होता है यदि इसमें शामिल हो। अच्छा, दूषित यानी कि कंटेमिनेटेड वाटर क्या होता है, तो कंटेमिनेटेड वाटर पढ़ा था, तो कंटेमिनेटेड वाटर कौन सा होता था कि जिसमें पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, यानी कि रोगजनक जीवाणु। तो रोगजनक जीवाणु वाला वाटर कैसा क्या कहलाता है, उसको हम कहते हैं दूषित पानी या कंटेमिनेटेड वाटर। तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए, आंसर होगा पैथोजेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एवरेज डोमेस्टिक वाटर कंजप्शन पर कैपिटा पर डे फॉर एन इंडियन सिटी एज पर आईएस कोड 1172। ठीक है, तो यानी कि आईएस कोड 1172 के अनुसार, ठीक है, प्रतिदिन औसत घरेलू प्रति व्यक्ति, ठीक है, खपत कितनी होगी। तो अच्छा, इसके लिए आपने अलग अलग उसमें देखा होगा कि कितनी कितनी हर चीज, हर उसके लिए डोमेस्टिक यूज में कितना वाटर की डिमांड होती है। ठीक, वो देखते हैं। हाँ, तो यहाँ देखते हैं कि हमने बात किया था कि आईएस कोड के अनुसार, ठीक है, तो आईएस 1172 के अनुसार क्या कहता है, सामान्य जो जल मांग होती है, ठीक, वाटर कैपेसिटी, वाटर डिमांड होती है, तो वाटर डिमांड कितनी होती है, नहाने के लिए हम कहते हैं, बाथिंग के लिए तो 55 लीटर, कपड़े धोने के लिए यानी कि वॉशिंग क्लॉथ्स तो 20 लीटर, पीने के लिए, ड्रिंकिंग के लिए 5 लीटर ही काम बहुत है, पर पर्सन के लिए, एक इंसान के लिए। खाना पकाने के लिए, कुकिंग के लिए, तो कुकिंग के लिए 5 लीटर खाना बहुत, 5 लीटर पानी बहुत है। ठीक, बर्तन धोने के लिए अगर हम कहते हैं कि वॉशिंग यूटेंसिल, तो यूटेंसिल वॉशिंग के लिए 10 लीटर पानी पर्याप्त होता है, सफिशिएंट है। अगर हम बात करें घर की सफाई वगैरह के लिए, तो हाउस क्लीनिंग या फ्लोर क्लीनिंग की बात करें तो फ्लोर क्लीनिंग के लिए भी 10 लीटर पानी सफिशिएंट होता है। प्लस फ्लशिंग यानी कि मल वगैरह बहाने के लिए, तो उसके लिए कितने पानी की आवश्यकता होती है, 30 लीटर पर पर्सन। एक पर्सन पे हम बात करते हैं, तो एक पर्सन पे अगर 30 लीटर है, तो आप अगर इसको टोटल आप काउंट करोगे तो टोटल कितने पानी की आवश्यकता होती है, तो कहते हैं हम कि 135 लीटर, यानी कि 135 लीटर। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ करेक्ट आंसर होना चाहिए 135 एलपीसीडी। अच्छा, एलपीसीडी क्या है, तो एलपीसीडी का मतलब होता है लीटर पर कैपिटा डिमांड, ठीक है, पर डे। तो यानी कि पर पर्सन, एक पर्सन कितना लीटर पानी एक दिन में यूज करता है, तो उसी को हम कहते हैं लीटर पर कैपिटा पर डे। दैट मीन्स कि एलपीसीडी इसलिए कहा जाता है इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 57, द मल्टीप्लाइंग फैक्टर एज अप्लाइड टू ऑब्टेन द मैक्सिमम डेली डिमांड इन रिलेशन टू द एवरेज। अच्छा, मैक्सिमम डेली डिमांड की बात कर रहा है, ठीक है, यानी कि अधिकतम दैनिक मांग, पानी की मांग, किसके कंपैरिजन, किसमें के रिलेशन में, किसके संबंध में, तो औसत दैनिक मांग के संबंध में। ठीक है, तो हमने ये चीज देखा था कि मैक्सिमम डेली डिमांड की अगर बात करें हम, तो मैक्सिमम डेली डिमांड कितना होता है। ठीक है, तो इसके लिए मैक्सिमम डेली डिमांड क्या होता है, मैक्सिमम आवरली डिमांड क्या होता है, तो इसके लिए हम लोग ने पूरा एक चार्ट पढ़ा था कुछ इस प्रकार से कि अगर हम मैक्सिमम सीजनल डिमांड की बात करें तो सीजनल डिमांड एवरेज डेली डिमांड के कंपैरिजन में कितना होता है, 1.3 टाइम्स। ठीक है, सिमिलरली इसी तरह अगर मंथली, हम मैक्सिमम मंथली डिमांड की बात करें तो मैक्सिमम मंथली डिमांड कितना होता है, एवरेज डेली डिमांड के 1.4 टाइम्स। अगर मैक्सिमम डेली डिमांड की हम बात करें तो डेली डिमांड कितना होता है, एवरेज डेली डिमांड के 1.8 टाइम्स। ठीक है, तो यहां से आपको आंसर मिल गया होगा। अच्छा, क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा था, ठीक है, क्वेश्चन कह रहा था कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा
अगर हम बात करें, ठीक है, मैक्सिमम डेली वाटर डिमांड किसके कंपैरिजन में, एवरेज के, ठीक है, ये तो हम लोग ने पढ़ा था अभी, ठीक, तो वो कितना होता था 1.8, ठीक है, तो यहां से हमें 1.8 आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाटर लॉसेस इन वाटर सप्लाई सिस्टम आर एज्यूम्ड एज, अच्छा, तो अगर हम बात कर रहे हैं परसेंटेज में, ठीक है, कि भाई वाटर लॉस में कितना परसेंट पानी जो है ना हमारा जाता है, अगर वाटर सप्लाई की बात करें, ठीक है, कि डेली अगर हम कहते हैं डोमेस्टिक यूज में कितना होता है, इंडस्ट्रियल यूज में कितना होता है, तो अगर हम परसेंटेज पे इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो वाटर लॉस के लिए पूछ रहा है, तो इसके लिए हम अलग अलग परसेंटेज देखते हैं कि कहाँ कहाँ पानी की जो भी जल आपूर्ति होती है यानी कि सप्लाई सिस्टम होता है, ठीक है, तो उसमें कहाँ कहाँ पानी कितना परसेंट यूज होता है, ठीक है, तो यहाँ देख सकते हो आप, घरेलू उपयोग के लिए कितना होता है 50%, यानी कि 50% जितना भी पानी सप्लाई किया जाता है तो वो घरेलू उपयोग के लिए जो पानी होता है वो यूज होता है कितना 50%। इसी प्रकार अगर औद्योगिक और व्यावसायिक यूज के लिए यानी कि इंडस्ट्रियल और कमर्शियल यूज के लिए अगर हम बात करें तो वो 25% होता है। सार्वजनिक उपयोग के लिए, ठीक, दैट मीन्स किसी पब्लिक वगैरह पब्लिक एरिया जैसे कि पार्क वगैरह हो गया उन सब के लिए, गार्डनिंग वगैरह के लिए, तो उस सब के लिए कितना 10% जो है ना टोटल सप्लाई का यूज होता है। बट क्षति, चोरी या लीकेज के लिए यानी कि अगर हम थेफ्ट के लिए बात कर रहे हैं कि पानी की चोरी वगैरह के लिए कितना होता है, तो वो 15% हमारा लीकेज चोरी इन सब में वेस्ट हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन क्वेश्चन क्या क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन भी ये कह रहा था कि वाटर लॉसेस, तो कितना वाटर लॉस होता है, ठीक है, सप्लाई में, तो हमें अभी देखा कि चोरी और जो है ना थेफ्ट या फिर कहते हैं हम चोरी और क्या हो रहा था, लीकेज में कितना लॉस हो रहा था, तो वो हो रहा था 15%, तो यानी कि यहाँ पे आंसर क्या करेक्ट होगा हमारा 15%, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा, अब यहाँ पे बात किया जा रहा है कि इस फॉर्मूला दिया हुआ है Q इज इक्वल टू 3182 अंडर रूट पी, जहां पे पी क्या है हमारा, पी होता है पॉपुलेशन, ठीक है, तो ये फॉर्मूला अब क्या कह रहा है कि ये फॉर्मूला फायर डिमांड का है, ठीक है, फर्निश्ड बाय, तो ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो यानी कि ये किसने फॉर्मूला ये दिया था, ठीक, तो फायर डिमांड की बात करें तो फायर डिमांड के लिए अलग अलग कुछ लोगों ने अलग अलग फॉर्मुलेस दिए थे, ठीक, तो फायर डिमांड की अगर हम बात करें तो फायर डिमांड के लिए आप देख सकते हो कि ये कुछ फॉर्मुलेस थे जो अलग अलग लोगों ने दिए थे, जैसे कि यहाँ देखते हैं, ठीक, तो बॉस्टन का फॉर्मूला क्या था, बॉस्टन ने क्या दिया था, Q इज इक्वल टू कि अगर टोटल हमें क्वांटिटी निकालनी हो लीटर पर डे के में, ठीक है, तो लीटर पर डे में कितना होता है फायर डिमांड के लिए 5663 अंडर रूट पी, जहाँ पे पी क्या है पॉपुलेशन थाउजेंड्स में, यानी कि जिस भी जगह के लिए हमें जिस एरिया के लिए फायर डिमांड की अगर हमें फायर डिमांड की कैपेसिटी की बात करें कि फायर डिमांड के लिए कितने जल की आवश्यकता होगी, तो वो हम कहते हैं कि कितने जल की मांग होगी, तो वो हमारा इस फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं, वहां की पॉपुलेशन के हिसाब से ये फॉर्मूला डिजाइन किया गया, बॉस्टन ने किया था, ठीक। नेक्स्ट फिर बात करें कुचलिंग का फॉर्मूला, तो कुचलिंग का फॉर्मूला क्या कहता है, Q इज इक्वल टू 3182 अंडर रूट पी, ठीक है। इसी प्रकार फ्रीमैन ने दिया था, तो फ्रीमैन ने फॉर्मूला क्या दिया था 1136.5 ए विद इन ब्रैकेट P/10 प्लस 10, ठीक है, ये डिफरेंट अलग अलग लोगों ने फॉर्मूले जो दिए थे, ठीक। फिर बात करें हम अमेरिकन इंश्योरेंस एसोसिएशन यानी कि नेशनल बोर्ड ऑफ राइटर्स फार्मूला, तो राइटर्स फार्मूला की बात करें तो अंडर राइटर फार्मूला क्या था, तो अंडर राइटर का ये फार्मूला था, ठीक है, Q इज इक्वल टू 4637 अंडर रूट पी विद इन ब्रैकेट 1 माइनस 0.0001 अंडर रूट पी। नेक्स्ट बात करते हैं, तो भारत सरकार की शहरी विकास मंत्रालय के अनुसार यानी कि भारत सरकार के जो अर्बन, ठीक है, डेवलपमेंट मिनिस्ट्री थी उसके द्वारा क्या फॉर्मूला दिया गया, तो वो फॉर्मूला क्या था हमारा Q इज इक्वल टू अंडर 100 अंडर रूट पी, ठीक है, जहां पे ये ध्यान देना Q क्या है किलो लीटर पर डे में यहाँ पे लिया गया, ठीक है, ठीक है, अलग अलग फॉर्मूले थे। अच्छा, हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में हमारा क्या पूछा गया था कि Q इज इक्वल टू 3182 अंडर रूट पी, ठीक है, तो 382 अंडर रूट पी ये किसके द्वारा दिया गया था फॉर्मूला, कुचलिंग के द्वारा, ठीक है, ठीक, तो हमने वहां पे देखा था कि 3182 अंडर रूट पी, तो ये किसका फॉर्मूला था, ये कुचलिंग का फॉर्मूला था, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मल्टीप्लाइंग फैक्टर
as applied to obtain the peak hourly demand water demand in related to the maximum daily demand। अच्छा, यहाँ पे पूछा क्या गया है, अधिकतम दैनिक मांग के संबंध में अधिकतम प्रति घंटा मांग, ठीक है, आवरली डिमांड पूछा है, वो भी अधिकतम पीक आवरली डिमांड पूछा है। इसके लिए हम लोग चार्ट एक बार पढ़ चुके हैं, देखते हैं क्या बोला गया था कि मैक्सिमम डेली डिमांड पूछा था, ठीक है, किस वो सॉरी पीक आवरली डिमांड पूछा था, किसके रिलेशन में, मैक्सिमम डेली डिमांड के रिलेशन में, ठीक है। तो अगर हम पीक आवरली डिमांड कहते हैं तो पीक आवरली डिमांड हमारा जो होता है वो 1.5 होता है मैक्सिमम डेली डिमांड के, ठीक। तो इसलिए यहां से आप याद रखोगे कि 1.5 होता है आवरली डिमांड, आवरली जो होता है वो डेली डिमांड के 1.5 टाइम्स होता है, ठीक। कि हम कहते हैं कि हमें दिन में कितनी की आवश्यकता होती है पानी की, तो जितना भी होती है, अगर हम पूरे दिन की बात करें तो दिन में हमें कहते हैं हम 1 लीटर पानी की आवश्यकता है अगर, ठीक है, तो हम आवरली कहते हैं उस आवर में, कहते हैं जैसे सुबह टाइम पे हम कहते हैं तो हमें सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता कब होती है, सुबह के टाइम पे, जब नहाना हो, फ्रेश होना हो, तो इन सब के टाइम पे। तो हम ये मान लेते हैं कि पूरे दिन भर में जितना भी पानी हमें लगना है तो उसका 1.5 गुना हमें उस आवर में जरूरत होती है, यानी कि उस पीक डिमांड में, उसी को हम कहते हैं पीक डिमांड, मैक्सिमम आवरली डिमांड, ठीक है। तो वो डेली के कितना होता है, डेली के 1.5 टाइम्स होता है, ठीक है, 1.5 गुना। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा था, यहाँ पे क्वेश्चन अधिकतम दैनिक मांग के संबंध में अधिकतम प्रति घंटा मांग, यानी कि पीक आवरली डिमांड बोल रहा था, किसके रिलेशन में, मैक्सिमम डेली डिमांड के। तो मैक्सिमम डेली डिमांड के रिलेशन में पीक आवरली डिमांड कितना होगा, 1.5 टाइम्स, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61, 61 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द टोटल रिक्वायर्ड वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ अ सिटी इज जनरली असेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ, किसी शहर की कुल पानी की आवश्यकता का आकलन सामान्यतः किसके आधार पर किया जाता है। अच्छा, तो हम लोग ने देखा था कि टोटल जो भी रिक्वायरमेंट होती है तो वो किसके आधार पर किया जाता है। पहली बात तो या तो मैक्सिमम आवरली डिमांड, कि भाई पूरे दिन में अगर दैनिक हम बात करें, दिन भर में कुछ आवर्स ऐसे होते हैं, जैसे हम एग्जांपल ले ले, फॉर एग्जांपल सुबह के टाइम पे नहाना धोना सारा काम हमें जो है ना उस समय पे होता है, तो उस समय सबसे अधिक आवश्यकता होती है पानी की हमें, तो उस समय हम सबसे अधिक आवश्यकता होती है, तो यानी कि ये हम कहते हैं कि हाँ मैक्सिमम आवरली डिमांड, कि किसी भी आवर पे मैक्सिमम जो डिमांड होगी, अधिकतम प्रति घंटा मांग। तो एक तो अधिकतम प्रति घंटा की मांग के बेसिस पे, और या तो फिर हम कहें कि हमें फायर डिमांड, यानी कि अचानक कोइंसिडेंटली हमें क्या हो कि फायर या आग वग लग जाए तो उसके द्वारा जो है ना उस समय हमें जो डिमांड होगी, तो उसके ही बेसिस पे हम क्या करते हैं, उसके ही आधार पे हम निर्धारित करते हैं कुल मांग। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, तो अगर हम कह दें टोटल कुल मांग, टोटल ड्राफ्ट क्या होता है, तो वो मैक्सिमम होता है किसका किसका, मैक्सिमम आवरली डिमांड, या फिर कहते हैं हम कोइंसिडेंट डिमांड या कोइंसिडेंट ड्राफ्ट। तो कोइंसिडेंट ड्राफ्ट क्या होता है कि मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड, तो इन दोनों की जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है, तो उसी को हम कुल मांग कहते हैं, ठीक। तो अब हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि टोटल वाटर रिक्वायरमेंट, यानी कि पानी की कुल मांग, तो कुल मांग किसके, या तो मैक्सिमम आवरली डिमांड या फिर मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड, ठीक है। तो इन्हीं दोनों के आधार पे, और इन दोनों में जो मैक्सिमम होगा उसके आधार पे टोटल ड्राफ्ट होता था, टोटल डिमांड होती थी। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन हो जाएगा, ग्रेटर ऑफ ए एंड बी, यानी कि ए और बी, ठीक है, ए और बी में दोनों में से जो भी अधिक होगा, ठीक है, उस वो हमारा क्या होगा, टोटल मांग होगी किसी भी शहर में कुल पानी की आवश्यकता, ठीक। तो करेक्ट आंसर होगा इसमें डी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कहता है 62, द सुटेबल मेथड फॉर फोरकास्टिंग ऑफ अ यंग एंड रैपिड ग्रोइंग सिटी, यानी कि तेजी से नए और तेजी से बढ़ते शहर की जनसंख्या अनुमान लगाने के लिए। तो अगर हम अर्थमेटिकल मेथड की बात करें तो ये तो पुरानी सिटीज के लिए होता है कि जहां पे ग्रोथ रेट जो है ना कांस्टेंट हो गई हो, ठीक। ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल बहुत तेजी से, देखो ज्योमेट्रिकल इंक्रीज की बात करें तो ज्योमेट्रिकल इंक्रीज में क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है, यानी कि बहुत तेजी से ग्रोथ होती है। तो यहाँ पे इसी की बात कर रहा है रैपिडली ग्रोइंग सिटीज के लिए। अच्छा, इसके लिए कुछ चीजें हम लोग ने पढ़ी थी, जैसा कि यहाँ पे देखते हैं अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड। तो अर्थमेटिकल इंक्रीज क्या कहता था, ये किसके लिए होता था, एज्यूम दैट द पॉपुलेशन, ये क्या एज्यूम करता था कि पॉपुलेशन जो है ना इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट,
नहीं, पॉपुलेशन जो है ना कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है अब, तो उसके लिए अर्थमेटिकल इंक्रीज होता था, यानी कि ये लार्ज और ओल्ड सिटीज, पुरानी सिटीज हो जाती हैं तो वहां पे क्या हो जाता है कि डेंसली पॉपुलेटेड हो जाता है वो शहर, तो उससे क्या होता है कि वहां पे अब धीरे धीरे ग्रोथ हो रही होती है, बहुत तेजी से नहीं होती है। हाँ, अगर किसी नई सिटी के लिए हम बात करें, तो नई सिटी जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ता जाता है वैसे वैसे बहुत तेजी से ग्रोथ होती जाती है। ठीक, तो उसके लिए हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं, ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड। तो देखो क्या कह रहा है कि परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन फ्रॉम डिकेड टू डिकेड इज एज्यूम्ड टू रिमेन कांस्टेंट। ठीक, गिव्स हाइयर वैल्यू, ये क्या है, हाइयर वैल्यू देता है, हैंस शुड बी किसके लिए अप्लाई हो, यंग एंड रैपिडली इंक्रीज सिटी के लिए। ठीक है, तो ये हमारा जो मेथड होता है ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड, ये किसके लिए होता है, यंग नई सिटीज के लिए या फिर जो बहुत तेजी से डेवलप कर रही हो, तो उनके लिए हमारा फोरकास्टिंग के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, ज्योमेट्रिकल इंक्रीज। ठीक है, तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा कि रैपिडली यंग और रैपिडली ग्रोइंग सिटीज के लिए ज्योमेट्रिकल मेथड। अच्छा, थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि कंपैरेटिव ग्राफिकल मेथड। कंपैरेटिव ग्राफिकल मेथड यानी कि तुलनात्मक रेखा चित्रीय विधि। तो तुलनात्मक नाम से ही समझ में आता है कि तुलना करना, दैट मीन्स कि इसका मतलब कि जो पहले से सिटीज उसी के कंपैरिजन में, यानी कि सेम कंडीशंस और जो भी आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो वो किसी एक सिटी से मैच खाती हो। जैसे कि हम कहते हैं कि एग्जाम्पल हम ले लें कि लखनऊ, तो लखनऊ में अब जैसे कह दे कि सारी जो है ना फैसिलिटीज और वो सब सब यहाँ अच्छी हैं, तो ये बहुत तेजी से ग्रो होता जा रहा है। और अगर आपने देखा भी हो तो पिछले कुछ सालों में लखनऊ की पॉपुलेशन जो है ना बहुत ही तेजी से ग्रो हो रही हुई है। ठीक, तो जैसे कि अब कहते हैं हम दिल्ली, महाराष्ट्र, तो ये क्या है कि ये सब जो है ना हमारा अब ये स्टेबल हो चुके हैं, कांस्टेंट हो गया है ग्रोथ रेट। तो अब इनका ग्रोथ रेट क्या है, बहुत स्लोली हो रहा है। लेकिन अब कहते हैं कि हम ग्राफिकल, हाँ तो ग्राफिकल में भी हम कहते हैं लखनऊ की अगर पॉपुलेशन, तो लखनऊ की हम दिल्ली की कंपैरिजन कर सकते हैं, क्योंकि कंडीशंस हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो भी विशेषताएं हैं वो सब उससे कुछ थोड़ा बहुत मेल खाती हैं। अगर मेल खाती हैं किसी भी सिटी से, तो उस सिटी के आधार पे हम बता सकते हैं कि अब इस सिटी का क्या ग्राफ हो सकता है। ठीक, तो उसे हम कहते हैं ग्राफ, कंपैरेटिवली ग्राफिकल मेथड। बट यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है यंग और रैपिडली ग्रोइंग सिटी के लिए, तो यंग और रैपिडली ग्रोइंग सिटी के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द टोटल डिमांड में बी टेकन एज। अच्छा, टोटल वाटर डिमांड की बात कर रहे हैं कि कितना होगा कुल पानी की मांग। अच्छा, ध्यान देना, यहाँ पे जनरली ज्यादातर को क्या होता है कि जल्दबाजी में आंसर लग जाता है कि 132 135 एलपीसीडी। क्यों, क्योंकि 135 एलपीसीडी रेटा होता है, बट ये क्या है, ये गलत होगा। क्यों, क्योंकि 135 एलपीसीडी होता क्या था, 135 एलपीसीडी डोमेस्टिक मांग होती थी। ठीक है, वो घरेलू मांग होती थी। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, टोटल वाटर डिमांड, कुल वाटर डिमांड पूछ रहा है। ठीक, कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे घरेलू उपयोग में, तो घरेलू उपयोग में हम क्या करते थे, 135 एलपीसीडी होता था। ठीक है, और वो भी किसके लिए, नॉन फ्लैशिंग सिस्टम के लिए। और अगर हम कहते हैं फ्लैशिंग सिस्टम के लिए, तो फ्लैशिंग एडवांस सिस्टम के लिए तो फिर 200 एलपीसीडी घरेलू में, कि भाई फ्लैश वगैरह होगा, मल बहाएंगे, तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा भी अगर आप वॉशरूम भी गए, तो वॉशरूम में भी आपने क्या किया, फ्लैश चलाया और उसमें दो बाल्टी पानी बह गया। ठीक है, तो और जो नॉन फ्लैशिंग सिस्टम है तो उसमें क्या है कि थोड़ा ही आप पानी डाल के काम चल जाएगा, तो वहां पे पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है, एचआईजी या फिर कहते हैं हम फ्लशिंग सिस्टम में। ठीक, यहाँ पे अगर हम कहते हैं कि घरेलू उपयोग में, तो 135 लीटर, औद्योगिक एवं व्यवसायिक, यानी कि हम इंडस्ट्रियल और कमर्शियल में कहते हैं, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल में तो 70 लीटर। ठीक, इसी तरह पब्लिक यूज में 10 लीटर, लॉस और थेफ्ट में 55 लीटर। तो अगर हम कहते हैं कि नॉन फ्लशिंग सिस्टम में टोटल कितना यूज होता है, 270 लीटर। तो यानी कि कितना टोटल कुल मांग कितनी होती है, टोटल पर कैपिटा डिमांड, तो टोटल की बात करें तो टोटल होती है 270 लीटर। लेकिन अगर यही एचआईजी में हम बात करेंगे तो एचआईजी में कितना होता है, 335 लीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल वाटर डिमांड में भी टेकन एज। ठीक है, अब 270 लीटर ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, बट यहाँ पे क्या है, 335 हम लोग देख रहे थे एचआईजी में टोटल मांग होती है, लेकिन 335 तो ऑप्शन नहीं दिया है, ना ही यहाँ पे वर्ड बोला गया है कि एचआईजी। यहाँ पे सीधे क्या कहा गया है कि टोटल वाटर डिमांड बताइए। तो जब ऑप्शन 270 है तो आप क्या करोगे, 270 ही लगाओगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 270 एलपीसीडी। ठीक है, 270। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द मल्टीप्लाइंग फैक्टर एज अप्लाइड टू ऑब्टेन द पीक
आवरली वाटर डिमांड, ठीक है। अधिकतम दैनिक मांग के संबंध में प्रति घंटा की मांग। तो अब देखो किसके संबंध में कह रहा है, अधिकतम दैनिक मांग के संबंध में, ठीक है। और किसकी बात बोल रहा है, अधिकतम प्रति घंटा। अच्छा, तो मैक्सिमम आवरली डिमांड की बात करें तो मैक्सिमम आवरली डिमांड हमने देखा था कि मैक्सिमम आवरली डिमांड क्या होता था, 1.5 टाइम्स होता था मैक्सिमम डेली के, ठीक है। अगर 1.5 मैक्सिमम डेली, और मैक्सिमम डेली के क्या होता था, एवरेज के कंपैरिजन में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इन रिलेशन टू एवरेज डेली डिमांड पूछ रहा है, तो हमें तो पता है कि मैक्सिमम आवरली डिमांड होता है वो 1.5 गुना होता है मैक्सिमम डेली डिमांड के, ठीक है, 1.5 टाइम्स। अब बोल रहा है कि एवरेज डेली डिमांड, तो डेली के, अब मैक्सिमम जो डेली डिमांड होता था वो हमारा होता था 1.8 टाइम्स, 1.8 टाइम्स होता था एवरेज की, ठीक है। तो अगर यहां से हम 1.5 और 1.8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ अप्रोक्सीमेटली हमारा जो है ना 2.7 आएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाना चाहिए आंसर, 2.7, ठीक। तो यहां करेक्ट आंसर क्या होगा, 2.7। जैसा कि आप यहां पे देख सकते हो, ठीक है, कि हम कह रहे थे कि मैक्सिमम आवरली डिमांड, तो मैक्सिमम आवरली डिमांड डेली डिमांड के 1.5 टाइम्स होता है, ठीक है। और जो डेली डिमांड होता है वो एवरेज के कितना होता है, 1.8 टाइम्स। तो यहाँ पे 1.8 से 1.5 इंटू 1.8 करेंगे, मैक्सिमम डेली डिमांड की जगह एवरेज 1.8 इंटू एवरेज रख देंगे, तो यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा, 2.7 इंटू आवरली वो एवरेज, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे फैक्टर क्या हो जाएगा, 2.7। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, 2.7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन वाटर सप्लाईज इज डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ। अब बात कर रहा है कि जल आपूर्ति में वितरण प्रणाली किस आधार पर डिजाइन किया जाता है। तो देखो हम लोग ने अलग अलग सिस्टम्स देखे थे कि भाई किस किस बेसिस पे, किस किस आधार पे डिजाइन किए जा रहे हैं, ठीक। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक, कि हम कहते हैं वेल्स वगैरह, ट्यूबवेल्स वगैरह, तो वो किसके बेसिस पे डिमांड, किसके बेसिस पे उनको डिजाइन किया जाता है, अधिकतम दैनिक मांग यानी कि मैक्सिमम डेली डिमांड के बेसिस पे। इसी तरह अगर पाइप्स वगैरह, मेन पाइप्स वगैरह हैं तो वो भी इसी के बेसिस पे ही डिजाइन होते हैं। फिल्टर है यानी कि ट्रीटमेंट यूनिट्स हैं तो वो किसके बेसिस पे डिजाइन होती हैं, किसके आधार पे, 2 टाइम्स औसत दैनिक मांग, ठीक है। जितना भी हमारा डेली डिमांड होता है तो उसके एवरेज के 2 टाइम्स, ठीक। सिमिलरली यहाँ पे पंपिंग यूनिट्स है, डैम अधिकतम दैनिक मांग पे होता है। जल वितरण प्रणाली यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किसके बेसिस पे किया जा रहा है, हमारा कुल मांग यानी कि टोटल मांग, टोटल डिमांड, टोटल ड्राफ्ट या टोटल डिमांड के बेसिस पे। तो टोटल डिमांड या टोटल ड्राफ्ट होता क्या था, मैक्सिमम आवरली डिमांड और कोइंसिडेंट ड्राफ्ट का मैक्सिमम जो भी आएगा, ठीक। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था हमारा, क्वेश्चन कह रहा था कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की डिजाइन पूछा था, दैट मींस कि एवरेज डेली डिमांड, पीक आवरली डिमांड, कोइंसिडेंट ड्राफ्ट। तो अभी हमने देखा कि पीक आवरली डिमांड क्या होता था, मैक्सिमम आवरली डिमांड। तो मैक्सिमम आवरली डिमांड और कोइंसिडेंट ड्राफ्ट, तो इन्हीं दोनों का जो भी मैक्सिमम आता था तो उसी के बेसिस पे तो हम डिजाइन करते थे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को, क्योंकि वो कुल मांग के बेसिस पे। तो यानी कि यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेटर ऑफ बी एंड सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66, 66। तो 66 क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है, द रेशियो बिटवीन द पीक आवरली वाटर डिमांड, तो यानी पीक आवरली वाटर डिमांड एंड मैक्सिमम डेली डिमांड, ठीक है। तो मैक्सिमम डेली डिमांड और पीक आवरली डिमांड यानी कि प्रति घंटा चरम मांग यानी कि प्रति घंटा अधिकतम मांग और दैनिक अधिकतम मांग, इन दोनों का रेशियो। अच्छा, अभी तक हम लोग ने उसके फैक्टर्स देखे थे कि भाई पीक आवरली डिमांड है तो वो पीक आवरली डिमांड कितने गुना होता है, ठीक। तो यहाँ पे वही बात करेंगे कि पीक आवरली डिमांड यानी कि मैक्सिमम जो आवरली डिमांड था वो हम लोग ने देखा था कि 1.5 टाइम्स होता है मैक्सिमम डेली डिमांड के, मैक्सिमम डेली डिमांड के। तो अगर मैक्सिमम डेली डिमांड को इधर ले आए तो अपॉन में कर दे हम मैक्सिमम डेली डिमांड, तो इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 1.5 टाइम्स हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इसी तरह इनका दोनों का रेशियो पूछ रहा है, ठीक। किसका किसका रेशियो पूछ रहा है, पीक आवरली डिमांड का और मैक्सिमम डेली डिमांड का। देखते हैं हम, तो यहां देख सकते हैं कि मैक्सिमम डेली डिमांड का पूछ रहा था यानी कि अधिकतम प्रति घंटा मांग और अधिकतम दैनिक मांग। तो अधिकतम मासिक मांग या दैनिक मांग का रेशियो क्या होता है, 1.4। अधिकतम दैनिक मांग और औसत दैनिक मांग का 1.8। अधिकतम प्रति घंटा मांग और अधिकतम दैनिक मांग, तो इनका रेशियो कितना होता है, तो यहां से देख रहे हो कि इन दोनों का रेशियो होता है 1.4।
1.5। ठीक, तो यानी कि क्वेश्चन यही पूछ रहा था कि प्रति घंटा अधिकतम मांग यानी कि चरम मांग वही होगा पीक आवरली यानी कि मैक्सिमम डिमांड, और अधिकतम दैनिक मांग, तो इन दोनों का अनुपात, इन दोनों का रेशियो कितना होगा अभी देखा तो 1.5। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन एज पर सेंसेक्स रिकॉर्ड, तो सेंसेक्स रिकॉर्ड जनगणना के अनुसार देखो 81 में पॉपुलेशन कितनी थी क्रमशः 2,91 में 2,10,000, 2001 में 2,30,000। तो ये आपकी 3 डिकेड्स में ठीक है अलग अलग जनगणना थी। ठीक है, पॉपुलेशन थी। अच्छा, पॉपुलेशन अब क्या निकालना है, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इन द ईयर 2011। ठीक, यानी कि 2011 में शहर की जनसंख्या आपको बतानी है, वो भी किससे, गणितीय वृद्धि विधि यानी कि अर्थमेटिक मीन मेथड या अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड। ठीक, अच्छा अर्थमेटिक मीन इंक्रीज मेथड, तो अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड में किसी भी ईयर के लिए हम किसी भी डिकेड के लिए पॉपुलेशन फोरकास्टिंग कैसे करते थे, तो उसके लिए हमारे हम कहते थे पी एन इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता था, पी एन इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एन इंटू एक्स बार, ये हमारा फॉर्मूला होता था जनसंख्या निकालने का। जहां पे पी नॉट क्या होता था, पी नॉट पे पी नॉट यानी कि प्रीवियस जो भी आपका डिकेट दिया हुआ है लास्ट डिकेट, तो उसकी जनसंख्या, तो लास्ट डिकेट हमारा क्या दिया हुआ है, लास्ट डिकेट दिया हुआ है 2001, और 2001 की जनसंख्या कितनी है 2,30,000, तो यानी कि पी नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2,30,000। ठीक है, फिर क्या कह रहा है एन, अच्छा यहाँ पे एन कितना होगा, तो हमें देखो लास्ट डिकेट से कितने डिकेट आगे पूछा गया है कितन, ठीक है, तो अब लास्ट डिकेट हमारा कितना था 2001। ठीक है, यानी कि लास्ट दशक जो हमारा था तो वो 2001 था, 2001 की जनगणना दी हुई थी 2,30,000। अब किसकी पूछी है 2011 की, तो यानी कि यहां से कितने दशक आगे पूछा है, तो 10 साल बाद पूछो, 10 साल बाद पूछा है ना, तो 10 साल को ही तो हम एक दशक बोलते हैं, यानी कि यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन की वैल्यू हो जाएगी 1, यानी कि पी नॉट की वैल्यू कितनी हो गई, तो पी नॉट की वैल्यू हो जाएगी 2,30,000। ठीक है, 2,30,000, और एन की वैल्यू कितनी हो गई, एन की वैल्यू हो गई 1, बचा एक्स बार, तो एक्स बार क्या होता था, एक्स बार होता था अर्थमेटिक मीन, किसका किसका, अर्थमेटिक मीन होता था जितनी भी इंक्रीज हुई पॉपुलेशन। ठीक है, तो इंक्रीज हुई पॉपुलेशन यानी कि हम कहते हैं कि पहले डिकेड में, पहले दशक में x1 इंक्रीज हुई, दूसरे में x2 इंक्रीज हुई, तो उनका कितना अर्थमेटिक मीन होगा, उनका एवरेज। ठीक है, तो यहाँ पे x1 कितना हो जाएगा, तो x1 देख रहे हो आप कि पहले पॉपुलेशन कितनी थी 81 में, तो 81 में पॉपुलेशन थी 2 लाख। ठीक है, और अगेन 91 में बात करें तो 91 में पॉपुलेशन कितनी है 2,10,000। ठीक है, तो यानी कि कितनी इंक्रीज हुई, तो 2,10,000 माइनस 2 लाख, यानी कि x1 की जो वैल्यू है तो वो x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10,000। ठीक है, और फिर दूसरे डिकेट में कितनी, यानी कि दूसरे दशक में कितनी पॉपुलेशन बढ़ी, तो 2,10,000 थी 91 में, 2001 में हो गई 2,30,000, तो यानी कि अब पॉपुलेशन कितनी बढ़ी, तो अब x2 कितना हो जाएगा, x2 का वैल्यू हो जाएगी 2,30,000 माइनस 2,10,000 यानी कि 20,000। ठीक है, 20,000 पॉपुलेशन, 20,000 दूसरे डिकेट में पॉपुलेशन बढ़ी। अब इनका जितनी पॉपुलेशन वृद्धि हुई, तो वृद्धि का भी अर्थमेटिक मीन गणितीय ठीक मान, तो गणितीय मान हम निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा अर्थमेटिक मीन, तो भाई अब आपको पता है कि x बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x1 यानी कि 10,000 प्लस x2 यानी कि 20,000 बटे 2, तो 10 प्लस 2 30, 30 बटे 2 यानी कि x बार की वैल्यू जो आ जाएगी तो वो आ जाएगी 15,000। ठीक है, तो जब x बार की वैल्यू 15,000 आ गई, x बार की वैल्यू आ गई थी हमारे पास 15,000। ठीक है, n की वैल्यू थी 1, और पी नॉट की वैल्यू कितनी थी 2,30,000। ठीक, तो और हम कैसे निकालते थे, पी एन इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एन एक्स बार। ठीक, तो यहां से हम, तो हमें निकालना है 2011 की, ठीक है पॉपुलेशन, तो 2,30,000 प्लस एन की वैल्यू 1 इंटू एक्स की वैल्यू 15,000। ठीक,
तो यहाँ से हम निकाल लेंगे तो 2,30,000 प्लस 1 से मल्टीप्लाई के 15,000, तो उतना ही हो जाएगा। तो जब प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2,45,000। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी एग्जैक्ट, जो एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते लेकिन फोरकास्टिंग कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी 2011 में अनुमानित जनसंख्या। ठीक है, तो जनसंख्या हो जाएगी 2,45,000, यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन द पीक डिस्चार्ज फॉर डोमेस्टिक पर्पस पर कैपिटा पर मिनट। अच्छा, ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे क्या कहा गया है, भारतीय मानक निर्देशों के अनुसार, भारतीय मानक निर्देशों के अनुसार घरेलू उद्देश्यों के लिए प्रति व्यक्ति प्रति मिनट पीक डिस्चार्ज। क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान देना है, आप पढ़ा हुआ है घरेलू मानक के लिए प्रति व्यक्ति प्रति दिन जो है ना मांग पूछी है, दैनिक मांग। ठीक, तो जब वहां पे दैनिक मांग होती थी, पूछता था, तो यानी कि कितनी होती थी, तो हम कहते एक व्यक्ति के लिए 135 एलपीसीडी हम लेते थे। ठीक है, जो WHO द्वारा भी निर्धारित है। तो 135 एलपीसीडी होता है डोमेस्टिक के लिए। कौन क्या होता है ये पर कैपिटा डिमांड होता है। अच्छा, यहाँ क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि पर कैपिटा पर मिनट, वो भी क्या आपसे पीक डिस्चार्ज पूछ रहा है डोमेस्टिक के लिए। ठीक है, तो पीक डिस्चार्ज ध्यान रखना, ये इंडियन स्टैंडर्ड्स ने निर्धारित किए हैं कि 1.8 लीटर होता है 5 से 10 यूजर्स के लिए, 1.2 लीटर होता है 15 यूजर्स के लिए, और 20 के लिए अगर होगा तो 1.35 लीटर लिया जाता है। ठीक, तो यानी कि यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा तो वो होगा ऑप्शन बी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे कि उपरोक्त सभी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, on peak hourly demand what is the maximum daily consumption of for the city which have average consumption। अच्छा, अब देखो औसत खपत दी हुई है और पूछ क्या रहा है आपसे, मैक्सिमम डेली कंजप्शन पूछ रहा है, यानी कि वो भी कब, पीक आवरली डिमांड में। ठीक है, तो यानी कि कुल मिला के हम ये कह दें कि यहाँ पे पूछ क्या रहा है, मैक्सिमम डेली पूछ रहा है पीक आवरली के डिमांड के उसमें। ठीक है, तो यानी कि अधिकतम प्रति घंटा मांग पूछ रहा है, पीक आवरली डिमांड क्या होगा। ठीक है, तो पीक आवरली डिमांड, अब हमें पता है कि पीक डिमांड क्या होता था, तो पीक डिमांड हम लेते थे। ठीक है, पीक डिमांड हम कितना लेते थे, तो पीक डिमांड हमें पता है कि पीक डिमांड होता था 2.7 टाइम्स ऑफ औसत, यानी कि एवरेज। ठीक है, 2.7 होता था एवरेज का। ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा, 2.7 एवरेज कितना दिया हुआ है, एवरेज दिया हुआ है 1 लाख। ठीक, तो जब 1 लाख दिया हुआ है तो यानी कि पीक डिमांड कितना हो जाएगा, 2.7 से मल्टीप्लाई कर दे, 2.7 उसका फैक्टर होता था। ठीक, तो यानी कि ये हो जाएगा 2,70,000। ठीक है, करेक्ट आंसर 2,70,000। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन डी। ठीक है, 2,70,000। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स इज डिजाइन। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ने देखा था कि डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स, ठीक, तो यानी कि यहाँ पे भी वितरण मुख्य अभिकल्पित किया जाता है, तो वितरण प्रणाली की बात कर रहा है। तो वितरण प्रणाली किसके बेसिस पे, हम किसके आधार पे डिजाइन करते थे। ठीक, तो हमने सारे डिजाइनिंग के देखे थे क्राइटेरिया क्या क्या होते थे, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आपके मापदंड होते हैं कि भाई ये सारे पैरामीटर्स है, किसके बेसिस पे, किसके आधार पे डिमांड वो डिजाइन किया जाता है। ठीक, तो भाई यहाँ पे हमने क्या पूछा था कि यहाँ पूछा गया था कि जल वितरण प्रणाली, तो वितरण प्रणाली किसके बेसिस आधार पे डिजाइन किया जाता था। ठीक है, सॉरी, डिस्ट्रीब्यूशन पूछा गया था। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन, तो वितरण डिस्ट्रीब्यूशन किसके बेसिस पे करते थे हम लोग। ठीक है, वितरण जलाशय, तो डिस्ट्रीब्यूशन किसके बेसिस पे होता था, अधिकतम प्रति घंटा मांग, यानी कि मैक्सिमम आवरली डिमांड के बेसिस पे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर विच ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स। ठीक, तो डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स है ना आपके किसके आधार पे डिजाइन किए जाते हैं,
तो डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स डिजाइन किए जाते हैं मैक्सिमम आवरली डिमांड के बेसिस पे। ठीक, तो यहाँ पे क्या है ऑप्शन दे रहे एवरेज डेली डिमांड नहीं, एनुअल पीक डिमांड नहीं, मंथली पीक डिमांड नहीं, तो क्या होगा मंथली आवरली डिमांड ऑन मैक्सिमम डे, यानी कि बात वही कर रहा है मैक्सिमम आवरली डिमांड की। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू फोरकास्ट द पॉपुलेशन ऑफ ओल्ड एंड वेरी लार्ज सिटीज। ठीक है, लार्ज सिटी यानी कि पुराने और बहुत बड़े शहरों की जनसंख्या का अनुमान लगाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो भाई किस विधि का उपयोग करते हैं हम लोग, तो हमने देखा था कि बात की थी कि अर्थमेटिक में इंक्रीज मेथड किसके लिए करते हैं हम लोग। ठीक है, ओल्ड और लार्ज सिटीज के लिए जहां की जनसंख्या वृद्धि दर क्या हो गया है कि अब कांस्टेंट स्थिर हो गया है। ठीक है, तो वहां के लिए हम लोग अर्थमेटिक का प्रयोग करते थे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ओल्ड और लार्ज सिटीज के लिए अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड। ठीक, वही बात करें हम अगर ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड की, तो ये रैपिडली जो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है सिटीज, उनके लिए मेथड यूज किया जाता है फोरकास्टिंग के लिए। ठीक है, जनसंख्या अनुमान लगाने के लिए। ठीक, इसी तरह ग्राफिकल मेथड होता है, तो ग्राफिकल कंपैरेटिव मेथड होता है, तो वो हम लोग किसके आधार पर करते हैं, तुलनात्मक होता है, तुलना करते हैं किसी एक वैसी ही सिटी की जो पहले कभी डेवलप हो चुकी है उसी प्रकार। ठीक, एक लॉजिस्टिक कर्व मेथड होता है, ठीक, जिसके आधार पर हम लोग पूरा डिफाइन करते थे। ठीक, कर्व के बेसिस पे लॉजिस्टिक कर्व बना के। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड। ठीक, नेक्स्ट पे बात करते हैं क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एवरेजिंग इज डन फॉर पर कैपिटा वाटर डिमांड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो प्रति व्यक्ति पानी की मांग कितनी समय अवधि के लिए औसत की जाती है। ठीक, तो अच्छा पर कैपिटा डिमांड की बात कर रहा है, टाइम पूछ रहा है, तो हमने देखा था कि एक फॉर्मूला देखा था कि पर कैपिटा डिमांड होता क्या है। ठीक है, तो पर कैपिटा डिमांड हम कैसे निकालते थे, तो पर कैपिटा डिमांड हम कह देते थे, ठीक, कि भाई टोटल क्वांटिटी कंज्यूम्ड इन अ ईयर, यानी कि कुल कुल पानी की खपत होती है एक साल में, तो वो टोटल हो जाता था, और टोटल अपॉन 365 इंटू पॉपुलेशन। अच्छा, टोटल पानी की खपत कितने कितने टाइम पीरियड के लिए हम लेते थे, तो वो हम लेते थे एक साल के लिए पूरा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 365 इसलिए कर रहे हैं कि प्रतिदिन निकालते थे हम। ठीक है, तो यहाँ पे कितने टाइम पीरियड के लिए, यहीं से आपको पता चल जाएगा कि कितने टाइम पीरियड के लिए कहें, तो फिर हो जाएगा कि यहाँ पे अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो कितने अवधि के लिए, तो एक साल की अवधि के लिए, यानी कि 1 ईयर यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, water treatment units may be designed including 100% reserve for water demand equal to। अब वाटर ट्रीटमेंट यूनिट्स पूछ रहा है। ठीक है, तो ट्रीटमेंट यूनिट्स किसके आधार पर डिजाइन किया जाता था, ये सारे डिजाइनिंग के पैरामीटर्स इससे पहले भी हम लोग देख चुके हैं, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो, तो वाटर ट्रीटमेंट यूनिट की बात कर रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे फिल्टर वगैरह ये सब आपका क्या होता है, वाटर ट्रीटमेंट की ही यूनिट में आता है। ठीक है, वाटर ट्रीटमेंट के लिए फिल्टर वगैरह का यूज करते हैं हम लोग। तो वाटर ट्रीटमेंट यूनिट्स किसके आधार पर हम डिजाइन करते हैं, 2 इंटू औसत दैनिक मांग, यानी कि एवरेज डेली डिमांड। ठीक, तो 2 टाइम्स एवरेज डेली डिमांड के। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, वाटर ट्रीटमेंट यूनिट्स की बात कर रहा था। ठीक है, यानी कि प्रशोधन इकाइयों की, तो प्रशोधन इकाइयों में ही तो फिल्टर भी आ रहा था, तो यहाँ पे वाटर डिमांड क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एवरेज डेली। ठीक है, तो यानी कि दैनिक औसत का दुगना। ठीक, दैनिक मांग का दुगना। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल वाटर डिमांड इन अ सिटी एज कंपेयर टू टोटल डिमांड। ठीक है, शहर की कुल मांग की तुलना में शहर के औद्योगिक वाणिज्य पानी की मांग। अच्छा, तो हमने देखा था कि घरेलू कितनी मांग होती है, 50% होता है, तो और वाणिज्य कितना होता है। ठीक, तो ये सब हमने देखे थे कि टोटल 100% पानी में तो कितना कितना होता है, पब्लिक यूज के लिए कितना होता है कि 10% हो गया, तो फिर हम उसके लिए बात करें कि जो है ना थेफ्ट, और उसमें कितना चला जाता है 15%। ठीक, तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जैसा कि हम बात कर रहे हैं घरेलू उपयोग के लिए 50%। ठीक है, इसी प्रकार औद्योगिक तथा व्यवसायिक के लिए 25%। ठीक, सार्वजनिक उपयोग के लिए 10%, और अगर कहते क्षति या चोरी के लिए यानी लीकेज, थेफ्ट,
इन सब के लिए हम लोग 15% यानी कि 15% लेते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन क्या कह रहा था हमारा? क्वेश्चन कह रहा था इंडस्ट्रियल और कमर्शियल के लिए, औद्योगिक और वाणिज्य के लिए पानी की कुल मांग। ठीक है, कुल मांग के कितने प्रतिशत होता है? तो टोटल तो 100%, तो टोटल 100% का कितना प्रतिशत होता है? अच्छा, एक चीज यहाँ पे ऑप्शन सी जो है ना, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये 20 से 30% होगा। ठीक, ये करेक्ट करा दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे 20 से 30%। अच्छा, हमने देखा था कि औद्योगिक और वाणिज्य के लिए पानी की कितनी मांग होती है? तो औद्योगिक और वाणिज्य के लिए 25% होती है। ठीक है, तो अब 25%, अगर ऑप्शन सी होता है यहाँ पे 20 से 30%, तो 25% किसके बीच में आ रहा है? ठीक है, तो वो 20 से 30% के, यानी कि यहाँ पे करेक्ट आंसर सी होगा। बी और सी सेम ऑप्शन हो गए हैं, ये 20, सी वाला ऑप्शन 20 से 30% है। ठीक है, करेक्ट करा दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि क्या हो जाएगा? 20 से 30%। ठीक, यानी कि 25% होता है, आपको ये याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एज पर बस्टन फॉर्मूला फायर डिमांड इन लीटर्स पर मिनट फॉर अ पॉपुलेशन ऑफ पी इन 1000। तो हमने यहाँ पे जब फायर डिमांड के सारे फॉर्मूले देखे थे कि बस्टन का फॉर्मूला क्या होता है, कुशलिंग फॉर्मूला क्या होता है, तो इन सब फॉर्मूलों पे देखा था कि पी पॉपुलेशन होता था। ठीक है, और हम फायर डिमांड के लिए कितना टोटल वाटर निकालते थे। तो यहाँ पे बस्टन का फॉर्मूला पूछ रहा है कि बस्टन का फॉर्मूला है कौन सा। तो ये सारे फॉर्मूले थे। ठीक है आपके, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो भाई बस्टन का फॉर्मूला क्या कहता था? बस्टन का फॉर्मूला होता था Q इज इक्वल टू 5663 अंडर रूट पी, जहां पे पॉपुलेशन 1000 पे थी और Q आपका लीटर पर डे में। ठीक, नेक्स्ट इसी तरह और फॉर्मूले होते थे, कुचलिंग का फॉर्मूला होता था। ठीक है, Q इज इक्वल टू 3182 अंडर रूट पी, फ्रीमैन का फॉर्मूला होता था। ठीक, अमेरिकन एसोसिएशन यानी कि अंडरराइटर्स फॉर्मूला था, तो वो इतना था। आपका भारत सरकार का शहरी विकास, ठीक है, यानी कि अर्बन डेवलपमेंट के अनुसार, तो वो 100 अंडर रूट पी था। तो हमें इसका क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? बस्टन का फॉर्मूला। तो बस्टन का फॉर्मूला क्या था? 5663 अंडर रूट पी। ठीक, तो यानी कि यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? बस्टन का फॉर्मूला 5663 अंडर रूट पी, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है,